हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास के साथ। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के साइंस बुक को डिकोड कर रहे हैं और इसी क्रम में चैप्टर नंबर 10 के ऊपर अभी हमारी बातचीत चल रही है। यह पार्ट 2 है, इसका मतलब है पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है और इससे पहले 9 चैप्टर्स को भी हमने कवर कर लिया है। तो जाकर के जरूर देखिए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये लेक्चर साइंस पढ़ने के लिए उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 मैथ साइंस है, तो निश्चित तौर पर ये सेशन देखिए, बहुत लाभ होगा। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी से जुड़े हुए हैं, टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेशन को जरूर देखिए साइंस पढ़ने के लिए। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक विषय के तौर पर साइंस पढ़ना है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। और इस सेशन में अभी हम लोग आज क्या बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे, पार्ट 2 है। अभी फिलहाल रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। किशोरावस्था की ओर वृद्धि विकास की प्रक्रिया के चरण को व्यवस्थित तरीके से बताने वाला यह चैप्टर हमें बहुत कुछ बताता है और इसी क्रम में इसके इनिशियल पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। आज कुछ और महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा मैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस पे आप क्लास देख रहे हैं। चैनल का नाम है साइंस बाय सुमित सर और टेलीग्राम चैनल भी यही है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करना और इसको ज्वाइन करना है। बाकी आपको कुछ भी इसमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा। अब आज के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं भाई साहब। देखिए, क्या लिखा हुआ है आज का हेडिंग, जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हॉर्मोन्स की भूमिका। जब हम ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करते हैं, वृद्धि विकास की बात करते हैं, तो उसी क्रम में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि एक सर्टेन एज के बाद अगर ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ की प्रक्रिया को हम डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो एक सर्टेन एज के बाद एक तरीके से प्रजनन क्षमताओं का विकास पुरुषों या महिलाओं में होना शुरू हो जाता है। ये 13 साल, 12 साल, 14 साल, जो भी विकास की बात कर रहा हूं। और इस काम को, मतलब प्रजनन की प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है जो उस दौर में बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। और ये केमिकल्स एक्चुअली में बायोलॉजी की भाषा में हॉर्मोन्स कहलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स भिन्न भिन्न कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी में। ऐसे में कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो इस प्रजनन की कार्य प्रणाली या संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया से संबंधित जो व्यवस्थित क्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अब बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, सबकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस हेडिंग के अंतर्गत जिन हॉर्मोन्स की चर्चा की जाती है, मे भी शायद आपने सुना होगा जो मेन है। जैसे आपने एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में सुना होगा, बोलो। ये मेल सेक्स हार्मोन से संबंधित हार्मोन है जो एक खास ग्लैंड से निकलता है, जिस ग्लैंड को टेस्टीज ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टीज ग्रंथि, हिंदी में इसको कहते हैं वृषण। पुरुष में जो वृषण ग्रंथि होती है उससे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और मेल सेक्स हार्मोन इसको आप कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करें तो इसके कैटेगरी में जो हार्मोन आता है उसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये जिस ग्लैंड से निकलता है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ओवेरी कहते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ओवेरी हो या टेस्टिस हो, ये ग्लैंड्स है और ग्लैंड से निकलने वाले ये जो केमिकल्स हैं इनको हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स बहुत प्रकार के होते हैं और ग्लैंड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। और कहते हैं जिन ग्लैंड से, ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जिन ग्लैंड से एक्सक्लूसिवली हार्मोन्स का स्रावन होता है, हार्मोन निकलता है, उन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं जी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, पीयूष ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि हो, अधिवृक्क ग्रंथि हो, टेस्टिस, ओवेरी हो, ये सब के सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं और इन्हीं से हार्मोन निकलता है
और ये हार्मोन सीधे ब्लड में जाता है और ब्लड के बाद ब्लड से होते हुए ये टारगेट स्थल पर जाता है जहां इसको जो भी काम करना होता है। एक ग्लैंड से, मान लो यहाँ ग्लैंड है, तो यहां से अगर निकलेगा और इसको काम यहाँ पे करना है तो फिर यहां जाकर के टारगेट पे जाकर के इसे एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है टारगेट को। तो हॉर्मोन्स की अपनी भूमिका है। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हॉर्मोन्स रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, वो रिलीज करती है हॉर्मोन्स को सीधे ब्लड स्ट्रीम में, और फिर यही हार्मोन शरीर के विशिष्ट भाग जिसे हम टारगेट स्थल कहते हैं वहां तक ये पहुंचता है। और टारगेट स्थल पर हार्मोन्स के प्रति टारगेट स्थल जो है ना, ये रिस्पॉन्स दिखाता है, अनुक्रिया करता है, एक्शन होता है। और इनफैक्ट हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अभी भी बोला मैंने, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसी में से टेस्टिस और ओवेरी भी है। अब टेस्टिस की बात करें, वृषण की बात करें, वृषण हिंदी में टेस्टिस को कहते हैं। तो टेस्टिस ग्लैंड मेल वाला है, और ओवेरी जो है अंडाशय जो लिखा हुआ है ये फीमेल वाला है, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो इससे इन दोनों ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, लैंगिक हार्मोन कहते हैं। आपने अभी भी पढ़ा कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। और लैंगिक हार्मोन जिसे हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ये जैसे मान लीजिए टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ओवेरी से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, अब ये मेल के लिए टेस्टिस यहां है और एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों दिखा दिया गया है, और फीमेल के लिए ओवेरी यहां है। तो यहां से तो चलो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और यहां से एस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन इन हार्मोन्स को रिलीज करने में एक और हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण है जो इस पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा, ये हार्मोन टारगेट तक जाएगा, मान लो ये टेस्टिस तक जाएगा, और फिर इस हार्मोन के प्रति ये ग्लैंड रिस्पॉन्स करेगा और यहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। सो बेसिकली क्या लिखा है कि ये जो सेक्सुअल हार्मोन है ना, सेक्सुअल हार्मोन या सेक्स हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि, पीयूष मतलब पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। ये खुद ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इनको भी कोई रेगुलेट कर रहा है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है जो दिमाग में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे हार्मोन्स उसमें से स्रावित होते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी वहीं से रिलीज होता है, और ऐसे बहुत सारे हार्मोन। इनमें से एक हार्मोन ऐसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है जो ओवेरी में ओवम जनरेशन और टेस्टिस में स्पर्म के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ये बात यहां पे लिखी है। सो द पिट्यूटरी सीक्रेट, लास्ट लाइन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ovary ovum mature in the ovaries and sperm form in the testes, यानी टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म, ओवेरी में बनने वाले ओवम, इन सब को रिलीज करने में, इसको मैच्योर करने में भी कुछ हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो खुद कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। शायद आपने सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी ग्लैंड तक, उनकी एक्टिविटीज तक इसकी पहुंच होती है और मास्टर जी की तरह ये काम करता है। सो पीयूष ग्रंथि से अगर मान लो कोई हार्मोन स्रावित होता है और उसमें से कोई खास हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है या सेक्सुअल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में, उसके सीक्रेशन को उद्दीपित करता है। यही बात तो लिखी हुई है कि हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली इन मेल एंड फीमेल। तो यहां वाला हार्मोन ही इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, रुधिर प्रवाह में जो टेस्टिस, मतलब मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है वो कहाँ निकलता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड के जरिए ही वो टारगेट तक पहुंचेगा और टारगेट को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना काम कैरी करे एंड सो ऑन। सो बेसिकली प्यूबर्टी की अवस्था या बॉडी में जो तमाम तरह के डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं, उन सब के लिए जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन की वजह से ऐसा होता है।
सो बेसिकली लास्ट लाइन में ये लिखा भी है कि यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन बेसिकली हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं और हार्मोन का ही ये इम्पैक्ट है। और भांति भांति के हार्मोन्स भांति भांति के कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से एक कार्य ये प्यूबर्टी, यौवनावस्था या ग्रोथ वगैरह के इस चरण को कोऑर्डिनेट करने में रोल प्ले करता है। ऐसे बहुत सारे और भी ग्लैंड्स है और भी हार्मोन्स है जो अलग अलग काम को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई हार्मोन ऐसा होता है जो शारीरिक वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है, कोई हार्मोन ऐसा होता है जो शरीर में ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, कोई हार्मोन ऐसा होता है जो आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करके टफ सिचुएशन में आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन ग्लैंड्स होते हैं और समय समय पर हम इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इस बच्चे के दिमाग में क्या है, पहेली और बूझो अब समझ गए हैं कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। पहेली एंड बूझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी, जिसको हम यौवनावर्त अवस्था कहते हैं ना, प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड इन द ह्यूमन बीइंग, यू कैन से दैट ये प्रारंभ है। प्यूबर्टी का मतलब स्टार्टिंग पीरियड है। जब व्यक्ति जनन क्षमता प्राप्त करना चाहता है तो उसकी शुरुआत प्यूबर्टी से होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब इसके दिमाग में एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जो रिप्रोडक्टिव काल है, रिप्रोडक्टिव काल मतलब जनन काल, मतलब जिसमें संतान उत्पन्न करने में कोई भी मनुष्य सक्षम होता है। अब मान लो रिप्रोडक्टिव एरा प्रारंभ हो गया किसी पुरुष के अंदर या महिला के अंदर, तो अब इसके दिमाग में ये है कि क्या एक बार अगर ये आरंभ हो जाता है रिप्रोडक्टिव एरा, तो क्या ये जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है। एक पीरियड भी आता है कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बॉडी में खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ है। ये अच्छा एक तरीके से जेन्युइन प्रश्न है। तो यहाँ पे या टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए और मुझे लगता है शायद आप जानते होंगे कि चलो अगर शुरुआती दौर में प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, लगभग मैं 12-14 साल का समय लिख देता हूँ, 12-13 साल मान लो, 12 से 14 मैक्सिमम लिख दिया, ठीक है। यही यौवनारंभ का आरंभ होता है। अब ये मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 साल का फर्क हो सकता है। आमतौर पर हम कहते हैं ना कि जैसे मेल है और फीमेल में इन जनरली हम कहते हैं कि मेल में ये जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो एक रेंज ले रहा हूं, 13-14 साल ले लो, ठीक है, 14 साल में शुरू हुआ, 14 साल की वो प्रक्रिया है, वो उम्र है जिसमें मेल में स्पर्म बनना शुरू हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये सब हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। 14 साल 13 साल तो चलो शुरुआती पीरियड है, लेकिन खत्म कब होगा, होगा भी या जिंदगी जब तक है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा स्पर्म बनने की प्रक्रिया। वैसे फीमेल की अगर बात करेंगे तो 12-13 साल इसमें भी ले लो, 11-12 भी ले सकते हो, बुक में 10 से 12 साल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ शुरू हुआ और अभी पिछली क्लास में भी बताया था कि हर महीने ऐसी स्थिति में ओवेरी से जब फीमेल बॉडी तैयार होती है, इस तरीके से प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाती है, तो ओवेरी से एक मेच्योर एग रिलीज होता है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब प्रजनन के लिए, ठीक है। बॉडी अपने आप को तैयार करती है। तो ये कब तक चलेगा, अब इसमें भी अनिश्चित काल तक चलेगा या इसका भी कोई टाइम है, तो टाइम तो है। फीमेल का थोड़ा स्पेसिफाइड है, मेल का उतना स्पेसिफाइड नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, एडोलेसेंट जो होते हैं ना, 12-13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, they become capable of reproduction when their testes and ovaries begins to produce gametes, मतलब टेस्टिस से स्पर्म और ओवेरी से ओवम, अलग अलग मेल फीमेल के लिए। तो ये जो युग्मक है मतलब गैमेट है, स्पर्म या फिर ओवम जो भी मान लो, युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक लंबी अवधि तक रहती है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो पुरुष होते हैं उसमें ये टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा लंबा होता है महिलाओं की तुलना में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगला लाइन यहाँ पे ये है कि स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ प्यूबर्टी से होता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। अब ये एक पॉइंट मिला, प्यूबर्टी मतलब जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल के बारे में क्या लिख दिया गया कि मान लो 12 साल में ये शुरू हुआ,
12 साल 13 साल, किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है जनरली। तो ये नॉर्मली 45 से 50 साल तक चलता है। इसको मैं बोलता हूं रिप्रोडक्टिव विंडो, RW, ऐसे मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। ये वो विंडो है जिसमें फीमेल बॉडी हर महीने उसका शरीर एक मेच्योर एग रिलीज करती है ओविडक्ट में, और अगर प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो बॉडी में चीजें आगे बढ़ती है, नहीं तो फिर बॉडी से ये सब चीजें जो तैयारी होती है वो खत्म हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में वो बॉडी से कचरा बाहर आता है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये विंडो कितने का होता है? 12 साल से मान लो शुरू हुआ तो किसी का 48 साल 50 साल, मतलब 45-50 साल तक चलता है, ये लिखा हुआ है कि इतने तक चलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं रहती है, मतलब वो विंडो खत्म हो जाता है 50 साल मान के चलिए, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम हुआ, ये 12 से शुरू होता है और 50 साल तक चलता है। 48 साल किसी का हो सकता है, किसी का 51-52 हो, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, एवरेज 45 से 50, ये बुक में भी लिखा हुआ, ठीक है। और क्या लिखा है कि यौवनारंभ पर जब प्यूबर्टी शुरू होता है, जो एग है ना, अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, और जो ओवेरी होते हैं, अंडाशय में से एक ओवेरी परिपक्व होता है, और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर, इसको आप हर महीने मान लीजिए, 28 से 30 दिन एक महीना कह दूं, 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये ओवेरी है, ये ओवेरी है फीमेल बॉडी में, 2 ओवेरी होता है ना, ये ओवेरी है, ठीक है, और ये है यूट्रस, ठीक है। और आपको पता होगा इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये सब मैं समझा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में बोल रहा हूं, इधर भी फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ओवेरी से मेच्योर एग, दोनों में से किसी एक से रिलीज होता है ये फेलोपियन ट्यूब में, ताकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, ताकि स्पर्म आए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। और इसी चीज के लिए, इसी तैयारी के लिए ओवेरी में जब ये सारी चीजें होने लगती है तो हर महीने ये यूट्रस मोटा होने लगता है, मतलब अपने आप को एक्सपेक्ट करता है कि प्रेगनेंसी होगी, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि 28-30 दिनों के अंतराल पर किसी एक ओवेरी से मेच्योर एग रिलीज होता है, और इस अवधि में यूट्रस की दीवार मोटी होती है, वो अपने आप को तैयार करता है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। मतलब अगर स्पर्म आएगा बॉडी में, जैसे इस जगह पे स्पर्म आया और जाइगोट बना, नए लाइफ की शुरुआत हुई, तो अब इसका मेन विकास तो यहाँ ओवेरी यूट्रस में होगा ना, तो यूट्रस अपने आप को तैयार करता है ना, ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है ना। यदि मान लो ये प्रोसेस नहीं हुआ, ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, है ना, तो उस स्थिति में अंडाणु यानी ओवम तथा गर्भाशय का जो मोटा स्तर होता है ना, उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है, और एक एक पर्टिकुलर टाइम में वो बॉडी से बाहर आता है, उसको रक्तस्राव या ब्लीडिंग होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे शायद इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हर महीने जो ये 12-13 साल से शुरू होता है 50 साल तक जो चलता है, तो ये इसी का सिंबल होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, ये एक सिंबल है कि प्रेगनेंसी के लिए बॉडी तैयार है, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कचरा बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, क्योंकि अब बेबी का विकास हो रहा होता है यूट्रस में, तो ये 9 महीने तक का जो है पीरियड है, इसमें ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, ठीक है। और फिर जब बेबी बाहर आता है तो वापस शुरू हो जाता है बॉडी में, है ना। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये यही है समथिंग कि मतलब जो तैयारी हुई थी वो पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, तो चलो अब कचरे के रूप में बाहर निकलेंगे, अब अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। बॉडी का डिजाइन फीमेल में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, यानी इन जनरल हम कहते हैं कि एक महीने में एक बार होता है। और जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, जो 12-13 साल में शुरू होता है फीमेल में, उसे हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मेनार्की या मेनार्क, जो भी आप कह सकते हैं, ये बोलते हैं। ये शब्द याद रख लेना, जो पहला होता है। और लास्ट वाला केस भी होता है, तो पहला ये है, ठीक है। और लगभग ये 45-50 की आयु में चलता रहता है, वहां तक तो 48-50 तक चलता रहता है ना। और उसके बाद ये रुक जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाने का मतलब है अब नाउ फीमेल बिकम इनफर्टाइल, अब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है।
तो जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं रजो निवृत्ति, इसको मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में ये शब्द यहाँ पे होगा। तो ये सब शब्द याद रखना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसको कहते हैं? एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल MNC, दूसरा मेनार्की किसको कहते हैं, तीसरा मेनोपोज किसको कहते हैं। ठीक है, ये तीनों शब्द याद रखना है। मेनोपोज का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाना, 50 में 48 में जो भी है, उसके बाद फीमेल फर्टिलिटी के लिए कैपेबल नहीं होती, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये सब शब्द याद रखना। प्रारंभ में क्या लिखा है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो अनियमित हो सकता है, इनिशियली 13, 14, 15 साल तक ये हो सकता है, इरेगुलर हो, हर महीने ना हो, ऐसा होता है। कुछ समय के बाद ये नियमित हो जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये पॉइंट हम जानते हैं। और इस चीज को, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियंत्रण हार्मोन द्वारा ही होता है। इस चक्र में ओवेरी परिपक्व, और ओवेरी का परिपक्व होना, ओवेरी नहीं, एग सेल का मैच्योर होना, ठीक है, इसका ओव्यूलेशन, निर्मोचन, ओविडक्ट में जाना ताकि वो फर्टिलाइज हो, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूट जाना, खत्म हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं जिस चीज से कोऑर्डिनेट होता है उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। डन है जी। यदि ओवेरी का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है और यूट्रस में विकास के लिए स्थापित होता है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नहीं होता है तो फिर वो कचरे के रूप में ब्लीडिंग की तरह बॉडी से बाहर आता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, वगैरह वगैरह आप जानते हैं। ये सारा केस आपको पता चल गया। तो फीमेल में विंडो, एक्चुअली जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे ना कि फीमेल का अपना एक विंडो होता है। फीमेल के विंडो के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये 12-13 साल से 45-50 तक चलता है। इसी तरीके से मेल की अगर बात करें तो मेल में कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है कि आप कहेंगे कि 50 साल में मेल स्पर्म प्रोडक्शन रोक देता है। मेल की अगर बात करें तो अगर ये 13 साल में शुरू हुआ ना, तो ये अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, ये 55 साल 60 साल भी हो सकता है। अब 25 साल के किसी व्यक्ति की तुलना अगर हम 50 साल के किसी व्यक्ति से करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही स्पर्म की क्वालिटी, बट डजंट मीन कि 50 साल के एज में स्पर्म नहीं बनेगा, ये 60 साल में भी बन सकता है। तो फीमेल में जिस तरीके का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है वैसे मेल में नहीं होता है। ये बात आप ऐसे याद रखें, शायद आपको पता होगा। अगला पॉइंट क्या है जी भाई साहब? अगला पॉइंट ये है कि पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी लोग इसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, टेस्टिस, ओवेरी के अतिरिक्त थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल जैसी बहुत सारी ग्रंथियां हमारे बॉडी में मौजूद है। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। पिछली क्लास में इसके कुछ एग्जांपल बताया था। देखो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल मैं बता रहा हूं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड गले के पास, पिट्यूटरी के पास पीनियल ग्लैंड भी होता है, तीसरा है एड्रिनल। एक्सक्लूसिवली जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। चौथा है ये ओवेरी, पांचवा है टेस्टिस, तो ये सब तो है ही। इसके अलावा पैंक्रियाज की बात करें तो ये मिक्स ग्लैंड है, एंडो भी है एक्सो भी है। ये पिछले क्लास में बताया था कि पैंक्रियाज से हार्मोन्स भी निकलते हैं और पैंक्रियाज से एंजाइम्स भी निकलते हैं, तो इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और बाकी जो 5 मैंने बोला है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवेरी, ये सब जो है ना एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब है इन सबसे एक्सक्लूसिवली हार्मोन्स ही निकलते हैं, और जिससे एंजाइम निकलते हैं उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, बारिश का भी ग्रंथि, जैसे लार ग्रंथियां हैं, टीयर ग्रंथि है। उसी तरीके से अग्नाशय की बात करें ना, पैंक्रियास, तो इसमें दोनों चीजें होती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं, तो इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये अलग से आप याद रखिएगा, मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक टर्म है जो कई बार आपसे प्रश्न के रूप में पूछ दिया जाता है, घेंगा रोग के बारे में सुना है? क्वाइटर। थायराइड ग्रंथि देखो यहाँ पे गले के पास होती है, ठीक है, और इस पिक्चर में कहीं ना कहीं यहाँ पे थायराइड ग्रंथि आपको सूजी हुई दिख रही है, बड़ी सी लटकी हुई दिख रही है, समझ लो यही है टॉक्सिक ग्वाइटर। क्या लिखा हुआ है? व्हेन बॉडी डोंट हैव इनफ आयोडीन, आयोडीन इज अ मिनरल, बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए आयोडीन में, आयोडीन की, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? द थायराइड वर्क्स एक्स्ट्रा हार्ड टू मेक थायराइड हार्मोन्स। मतलब ये कि थायराइड ग्रंथि जो गले के पास होते हैं ना, उससे जो हार्मोन निकलता है ना,
उन हार्मोन्स को हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, जिसमें T3 T4 ये सब होता है। अभी उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं की गई है इस बुक में, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो थायराइड हार्मोन जो निकलता है, नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है कहां से, थायराइड से। और इस हार्मोन को अपना काम, मतलब इस ग्लैंड को अपना काम करने के लिए एक खनिज की जरूरत होती है, मिनरल की जरूरत होती है, जिसको हम आयोडीन कहते हैं, जो नमक में होता है या सी फूड में होता है। आयोडीन मिनरल इज वेरी वेरी एसेंशियल टू वर्क properly, to the working of the proper approach of working proper approach of thyroid gland। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, ये लिखा है, आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर इसका इंपैक्ट सीधे थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और उसी वजह से ये थायराइड ग्रंथि लटक के बाहर आ जाती है, जो कि आनी नहीं चाहिए। इसी को घेंगा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से हो जाता, और कहीं ना कहीं ये बहुत बेकार स्थिति होती है। तो दो बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि आयोडीन वो मिनरल है जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, फूल जाती है, बाहर आ जाती है, घेंघा रोग होता है, गॉइटर जिसको कहा जाता है ना। और देखा जाए तो इसका, अगर ये बीमारी कंप्लीटली हो गई तो फिर इसका इलाज बड़ा मुश्किल है। प्रिवेंटेबल डिजीज है थायराइड। अगर ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो डेफिनेटली आयोडीन की कमी से हो रही है। आयोडीन की कमी किसी को भी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वो अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे ना, तब उन्होंने वहां एक काका नाम का एक लड़का देखा था जिसका गला सूजा हुआ था, मतलब उसको घेंगा रोग था, ग्वाइटर था, उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि इस काके को, यानी काका वो लड़का है जिसको एक ग्वाइटर नाम की बीमारी है और ये थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। काका की, और ये प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको पता है कि काका की थायराइड ग्रंथि जो है ना, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही। थायरॉक्सिन एक तरीके का थायराइड हार्मोन है, ठीक है ना। क्या उत्पादन नहीं कर रही है, थायरॉक्सिन। उसकी बुआ ने यह भी बताया कि फूफा जी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अब जैसे थायरॉक्सिन का उत्पादन नहीं हो रहा है तो घेंगा, गॉइटर बीमारी। अब किसी को मान लो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको इंसुलिन हार्मोन की प्रॉब्लम है। इंसुलिन हार्मोन है, और शायद ये आप जानते होंगे कि ये अग्नाशय से रिलीज होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से, पैंक्रियाज से। तो अगर किसी व्यक्ति का शरीर का पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इंसुलिन की कमी होगी, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना। और अगर ये ही प्रॉब्लम में है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो शुगर लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, मधुमेह की बीमारी। ये जो लिखा है कि उनके फूफा जी अगर मधुमेह से पीड़ित है, तो क्यों, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त रूप से नहीं कर रहा है। ये भी एक प्रश्न है। इंसुलिन की कमी, डायबिटीज, आयोडीन की कमी तो थायराइड पे असर, ग्वाइटर। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। अब तीसरे ग्लैंड देखो, इसी कहानी के जरिए दो तीन ग्लैंड के बारे में अभी तक बता दिया गया। थायराइड के बारे में कुछ पॉइंट बता दिया, डायबिटीज से निकलने वाले, डायबिटीज कह रहे हैं, पैंक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की बात कर ली, इसकी कमी से जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उसकी भी बात हो गई। अब एक तीसरे ग्लैंड की तरफ उसने इशारा किया कि ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है ना, ये क्या है। तो उसकी बुआ ने उसे बताया कि एड्रिनल ग्लैंड ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में सॉल्ट की मात्रा को संतुलित करता है। ये भी एक प्रश्न है। The aunt told them that adrenal glands secretes hormones which maintain correct salt balance in the blood. Very very important. किडनी के ऊपर होता है, ये आपने शायद अभी देखा होगा। ये कहा गया, ये देख लो, ये देख लो, ये है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। सॉल्ट बैलेंस में इसका अपना रोल है। और एक और बात इसके बारे में है कि इससे जो हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, नाम से ही पता चलता है, एड्रिनलिन हार्मोन बोलते हैं इसको। यही वो हार्मोन है जो गुस्सा, क्रोध, चिंता, उत्तेजना या तनाव की अवस्था में एसोसिएटिव संयोजन का काम करता है। ये हमें सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इसको 3F हार्मोन कहते हैं। किसको, एड्रिनलिन को। 3F हार्मोन, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। इसको ना लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। सिचुएशन के दौरान फाइट करो या नहीं तो भाग जाओ वहां से, लड़ो या भागो।
फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसको कहते हैं। इसको इमरजेंसी हार्मोन EH भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। किसको? एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रीनलिन हार्मोन को, ये लिखा है ना, इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है, ये सब आपको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। देखो भाई साहब, अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था, पीयूष ग्रंथि का थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये ऊपर है, मैंने इसको मास्टर जी बोला था, मास्टर ग्लैंड बोला था। पता है ना क्यों? इस मास्टर जी का नियंत्रण हर ग्लैंड के ऊपर। इससे बहुत सारे जो हार्मोन निकलते हैं उसमें से कुछ हार्मोन इस थायराइड को कहता है अपना काम करो, कुछ हार्मोन ओवेरी को कहता है अपना काम करो, कुछ हार्मोन टेस्टिस को कहता है अपना काम करो, और बाकी आपके सामने ये स्पष्ट प्रत्यक्ष ये इनपुट लिखा हुआ है कि थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है, आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावन करता है। पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन भी स्रावित करता है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी, और बहुत सारे ग्लैंड्स को ये आदेश देता है कि काम करो नहीं करो, मास्टर जी की तरह। ठीक है, चलो एक और पॉइंट अब देखते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? जैसे संतान का निर्माण होता है ना, बेबी बनता है, तो आमतौर पर बेबी का जो सेक्स होता है ये या तो पुरुष होगा या फिर महिला, या फिर तीसरा भी हो सकता है। तो अभी मेल फीमेल की हम बात करते हैं, अदर जेंडर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये बच्चे के दिमाग में कुछ है। मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, मतलब वो बात कर रहे क्या होगा। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु में लड़के अथवा लड़की होगा। देखो, इसका निर्धारण होता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स वो फैक्टर है जो आपको जेंडर या सेक्स बताता है। ठीक है, कैसे? शायद आप जानते होंगे कि जैसे जाइगोट बनता है ना, अब तक हमने इसके ऊपर इतनी बात की है कि अब ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये युग्मनज या युग्मनक जो होता है ना, ये क्या है। जाइगोट एक सेल है, और इसी जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही आगे बेबी बनेगा। ये बात तो आपको पहले से पता है। जाइगोट कैसे बनता है? तो जाइगोट बनता है मदर और फादर के, मदर के स्पर्म, मदर के ओवम और फादर के स्पर्म के कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है। अगर ये एक सिंगल सेल है, ठीक है जी, इसी से जाइगोट से तो नए लाइफ की शुरुआत होती है, बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, यही आगे एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा। अगर ये सेल है, कोशिका है, तो मनुष्य की कोशिका की पहचान क्या है? उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की चीज है, 23 पेयर्स होते हैं। बोलो हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र, इसमें से अगर ये ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स यानी 23 जोड़े होते हैं, तो इसमें से 1 से लेकर के 22 पेयर तक के जो क्रोमोसोम्स है उसको साइड कर दो। उसको सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम मैंने बोल दिया। और लास्ट वाला जो 23rd पेयर है, 22 पेयर तक का क्रोमोसोम नॉन सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है उसी को तो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि लास्ट वाला क्रोमोसोम्स ही बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है। और शायद ये आप जानते होंगे कि लास्ट सिर्फ 1 से 22 की बात ही नहीं होगी। अगर लास्ट वाला क्रोमोसोम पेयर, सांकेतिक रूप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ये XY आए, पेयर में होता है ना, एक X एक Y, तो XY मेल यानी लड़का होने का इंडिकेशन है, पुरुष की पहचान है XY। और अगर लास्ट वाला XX हो जाए तो ये फीमेल यानी लड़की होने का पहचान है। यही पढ़ा था ना आपने बचपन में, तो एक बार फिर पढ़ लो। तो क्रोमोसोम ही तो है जो ये बताता है कि जो जाइगोट बना है
वो जाइगोट मेल चाइल्ड है होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा। इसका फैसला होता है अगर एक्स वाई है लास्ट वाला तो मेल और एक्स एक्स है तो फीमेल। सो क्रोमोसोम बेसिकली डिसाइड्स द सेक्स। बेसिकली 23rd पेयर क्रोमोसोम से हमें पता चलता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक्स वाई है तो लड़का और एक्स एक्स है तो लड़की। हालांकि देखा जाए, अगर एक एक केस में आपको बताऊं तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, अगर मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूं ये चाइल्ड शब्द हटा दो। ठीक है, चाइल्ड शब्द हटा दो, मैं कहता हूं ये मेल है और ये फीमेल है, और जाइगोट शब्द भी हटा दो आप। ठीक है, तो मेल और फीमेल, ये मदर फादर ले लो आप। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? मेल की पहचान है एक्स वाई और फीमेल की पहचान है एक्स एक्स। ये 23वें पेयर की बात हो रही है और 22 पेयर तक तो कोई मतलब ही नहीं है उससे जेंडर डिटरमिनेशन। अब अगर गैमेट बन रहा है और इस गैमेट से जाइगोट बनता है तो देखो, मदर से यानी फीमेल से किसी भी स्थिति में एक्स ही आएगा, चाहे ये वाला है ये वाला है। लेकिन फादर से एक्स भी आ सकता है और फादर से वाई भी आ सकता है। वाई एक्स नहीं बल्कि एक्स वाई समझ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जेंडर डिटर्मिनेशन में निर्णायक भूमिका फादर की होती है मदर की, तो आप कहेंगे मदर से डिसाइड नहीं होता है कि बेबी लड़का होगा या फिर लड़की होगी। फादर से डिटरमाइंड होता है, क्योंकि मदर से तो किसी स्थिति में एक्स क्रोमोसोम ही रिलीज होगा। ये तो फादर का स्पर्म वाला गैमेट है जिसमें एक में वाई हो सकता है तो एक में एक्स हो सकता है। अगर फादर से एक्स वाला आ गया तो फिर ये वाला रिजल्ट आएगा, और अगर फादर से वाई वाला आ गया तो ये, क्योंकि मदर से तो किसी भी स्थिति में एक्स वाला ही आएगा। सो फादर डिटरमाइन द सेक्स इन द ऑफस्प्रिंग्स रादर देन मदर व्हिच वाज कन्वेंशनली बिलीव्ड। ये आप कह सकते हैं। ऑल्दो दोनों के एक पेयर में मदर के और फादर दोनों के क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन आता है, तब जाकर के वो पेयर बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और ये जो भी कहानी मैंने बोला, इसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पे है। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं, में जन्म लेने वाला शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश होता है। ये संदेश फर्टिलाइज्ड एग में धागे जैसी संरचना अर्थात क्रोमोसोम्स में निहित होती है। ये मैं बता चुका हूं, बस पढ़ दे रहा हूं। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, ये भी आप जानते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इनमें से 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी जो लास्ट वाला है, जिन्हें एक्स और वाई के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। स्त्री में दोनों एक्स होता है और पुरुष में एक एक्स एक वाई होता है, ये मैं बता चुका हूं। और इसी केस को अभी मैंने समझाया है कि अगर एक्स एक्स आएगा जाइगोट में तो क्या बनेगा, और एक्स वाई आएगा तो क्या बनेगा। तो ये वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ये दिखा भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया है। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के सेक्स क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है, जेंडर के लिए मां उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है। बेसिकली अगर ये एक्स एक्स आ रहा है तो मदर का तो फिक्स है कि एक्स ही आएगा, वो फादर ही है जिसमें कभी एक्स आ सकता है जिससे बेबी में, या कभी वाई आ सकता है। मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मदर से तो फिक्स है। ठीक है ना, ऑल्दो दोनों के एक एक क्रोमोसोम आते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो फिर सेशन को लाइक करो, करो करो करो, कर दिया लाइक। सेशन को लाइक करो, शेयर कर सकते हो शेयर करो। टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय सुमित सर, इसको ज्वाइन कर लेना खोज के जैसे भी हो। और यूट्यूब चैनल भी यही है जिसपे आप क्लास देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को करो अभी अभी के अभी करो। पहला, यह मानना कि मां ही बच्चों के लिंग के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार होती है, गलत है। क्योंकि अभी इसका आंसर मैं बता चुका हूं। The belief that mother is completely responsible for the sex of child is wrong because the child, पहला, बच्चा केवल मां से ही गुणसूत्र प्राप्त करता है ना,
माँ के शरीर के भीतर बढ़ता पनपता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन उसके कारण इस चीज को लिंक नहीं कर सकते। गलत क्यों है? क्योंकि बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से प्राप्त करता है। ठीक है ना? और पिता का क्या क्रोमोसोम आ रहा है, कौन सा क्रोमोसोम वाला गैमेट आ रहा है, वो डिसाइड करता है। तो इसलिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किसी कोशिका के भीतर वो कौन सी ऐसी संरचना है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, केंद्र, गुणसूत्र, क्या है? तो कौन सी ऐसी संरचना है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है? तो ये क्रोमोसोम है। ये तो अभी अभी हमने देखा, बस डन है। तो यही था आज का सेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। और अगली क्लास में इसका एक और पार्ट होगा, उसको कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 पार्ट मैक्सिमम हम लोग एक चैप्टर में ले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कहूंगा इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो वो लोग जिन्होंने नहीं किया है। बाकी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ये आपका अपना चैनल है। बाकी आते हैं ना, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।